क्लास 10 चैप्टर हमारा जो चल रहा था कार्बन तथा उसके यौगिक में अब हम आगे जहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोई कार्बनिक यौगिक एक कार्बनिक भाग और एक क्रियात्मक समूह से मिलकर बनता है। यह कार्बनिक भाग जिसे हम हाइड्रोकार्बन समूह कहते हैं और क्रियात्मक समूह जो कि अलग अलग प्रकार के होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के बारे में और अधिक विस्तार से जानने से पहले हमारा टॉपिक है सजातीय श्रेणी। जब भी हम किसी हाइड्रोकार्बन को उसके सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम उन हाइड्रोकार्बन के सूत्रों में एक निर्धारित क्रम देखते हैं। यह निर्धारित क्रम सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड के रूप में दिखता है, यानी प्रत्येक हाइड्रोकार्बन अणु के मध्य CH2 समूह का अंतर दिखाई देता है। जब किसी हाइड्रोकार्बन समूह में CH2 समूह का अंतर दिखाई दे तो इसका मतलब वे हाइड्रोकार्बन यौगिक एक दूसरे के सजात हैं या समजात हैं और इनकी वजह से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी है। एग्जाम्पल देखिए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इनके बीच में अगर आप देखें तो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ दो, यानी एक कार्बन का डिफरेंस दिखा। यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 6, यानी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस दिखा। इसी प्रकार यहाँ पर एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का, तो यह तीनों ही यौगिक एक प्रकार के सजात यौगिक कहे जाएंगे और इनकी जो श्रेणी प्राप्त हुई है इसे ही सजातीय श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है समावयवी। वे कार्बनिक यौगिक या अवयव जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु उनकी संरचना में भिन्नता हो। तो इसे एग्जाम्पल के रूप में समझिए। हमने एक 4 कार्बन वाला यौगिक लिया जिसके किनारों के कार्बन पर 3 हाइड्रोजन समूह हैं और बीच के कार्बन्स में 2 हाइड्रोजन समूह हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम N-ब्यूटेन कहते हैं। N का मतलब है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है सामान्य ब्यूटेन। तो इस संरचना में आपने देखा कि 4 कार्बन हैं यानी C4, 3 3 6 और 4 10 हाइड्रोजन हैं यानी H10। तो इसका सूत्र है C4H10। अब जरा ध्यान से देखिए, इस संरचना में एक आंशिक बदलाव है, यानी एक कार्बन शाखा के रूप में जुड़ा, यानी ब्रांच के रूप में। कौन सा कार्बन? ये कार्बन ब्रांच के रूप में जुड़ा और इस कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन। तो अगर इसका अणुसूत्र देखें तो कुल 4 कार्बन हैं। C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन, यानी इसका सूत्र भी C4H10 है, जबकि ये आइसोब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन इस नॉर्मल ब्यूटेन का समावयवी यौगिक। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको एक चीज पता चली कि अणुसूत्र समान रहेंगे लेकिन संरचनाओं में भिन्नता होगी।
यदि कोई कार्बनिक यौगिक इस प्रकार का गुण प्रदर्शित करता है तो उसे समावयवता का गुण कहते हैं, और वे दोनों यौगिक जिनमें इस प्रकार का गुण है वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। अब आगे आते हैं। जब हम किसी कार्बनिक यौगिक की संरचना लिखते हैं तो कार्बनिक यौगिक की निरर्थक नाम पद्धति, ये वो नाम पद्धति है जिसे हम सामान्य रूप में इस्तेमाल तो करते हैं पर वैज्ञानिक तरीके से इसे प्रयोग में नहीं लाया जाता। जैसे जब हम CH4 लिखते हैं तो इसका निरर्थक नाम है मार्श गैस, जबकि इसका वैज्ञानिक तरीके से नामकरण करने पर मीथेन प्राप्त होता है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक के इस प्रकार के नाम जो वैज्ञानिक रूप से मान्य नहीं हैं और जिनसे उसके किसी विशिष्ट गुण या किसी यौगिक के साथ संबंध, ठीक है, की व्याख्या ना की जा सके तो उन्हें हम निरर्थक नाम कहते हैं। मार्श गैस से CH4 के केवल एक ही गुण की व्याख्या होती है कि यह दलदली स्थानों पर पाई जाने वाली गैस है और यह दलदल में सड़ने वाले पेड़ पौधों की वजह से उत्पन्न है। इसी प्रकार जब लकड़ी का भंजक आसवन किया गया और उससे मेथिल एल्कोहल प्राप्त हुआ तो उसे वुड स्पिरिट कहते हैं। वुड स्पिरिट मेथिल एल्कोहल का निरर्थक नाम है। क्यों? उससे केवल एक ही गुण की जानकारी होती है कि लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त एल्कोहलीय पदार्थ है ये, जबकि उस मेथिल एल्कोहल का वास्तविक सूत्र है CH3OH। इसका निरर्थक नाम है वुड स्पिरिट और वैज्ञानिक नाम है मेथिल एल्कोहल। तो ये जो नाम पद्धति है, इस नाम पद्धति में सुधार करते हुए इसे IUPAC पद्धति में बदला गया। IUPAC पद्धति। ये जो नामकरण की पद्धति कार्बनिक यौगिकों के लिए है, इसे इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर एप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम, जिसे IUPAC कहा जाता है, के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया। इस नामकरण की प्रणाली में हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि कोई कार्बनिक यौगिक तब निर्मित होता है जब एक कार्बनिक भाग किसी क्रियात्मक समूह के साथ जुड़ जाए, और ये जो कार्बनिक भाग होता है ये मेनली हाइड्रोकार्बन समूह होते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC नामकरण करते हैं। हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण।
तो हाइड्रोकार्बन, जैसे कि ऊपर भी आपने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन के समेकन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। किसी यौगिक का नाम उस यौगिक में जुड़ने वाले पूर्व लग्न और अनुलग्न के हिसाब से किया जाता है। जब हम किसी हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण करते हैं तो सबसे अनिवार्य चीज होती है कार्बन की संख्या। C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10 आदि। इनके लिए ग्रीक भाषा के शब्दों को चुना गया है। ग्रीक यानी कि यूनानी भाषा के शब्दों को। यूनानी भाषा में इन नंबर्स को व्यक्त करने के लिए जो तरीका अपनाया गया वही यहाँ पर भी है। एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्स और 8 के लिए ऑक, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डेक शब्द चुने गए हैं। तो अगर हमारी किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या इस अनुसार दिखती है तो उस हाइड्रोकार्बन के नामकरण में यह अवयव आते हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के हैं। एल्केन प्रकार के, एल्कीन प्रकार के और एल्काइन प्रकार के। एल्केनों में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। तो अगर हमें अपनी संरचना में ऐसा कुछ दिखता है तो हम उसके लिए श्रेणी अनुलग्न प्रयोग करते हैं। श्रेणी अनुलग्न, अनुलग्न हमेशा पीछे जोड़ा जाता है। अब यदि एल्केन श्रेणी है तो इसका जो श्रेणी अनुलग्न है वो एन है, एल्कीन का ईन है और एल्काइन का आइन है। अब इस चीज को एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। हमने एक यौगिक लिखा 3 कार्बन वाला, जिसमें कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये एक एल्केन है। इसमें 3 कार्बन है, मतलब इसका नाम होना चाहिए प्रोप। प्रोप में सिंगल बॉन्ड की वजह से एन को जोड़ दीजिए तो नाम बनता है प्रोपेन। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। हमने एक डबल बॉन्ड यौगिक लिया जिसके कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन कितने हैं? 2। 2 कार्बन पर क्या होता है? एथ। अब डबल बॉन्ड में श्रेणी अनुलग्न क्या होता है? ईन। तो इसका नाम हो गया एथीन। ठीक। इसी प्रकार से अगर हम कोई ट्रिपल बॉन्ड यौगिक लें तो ट्रिपल बॉन्ड यौगिक हमने इस प्रकार से लिया। हर कार्बन की 4 संयोजकताएं आपको दिखनी चाहिए। 1 2 3 4, इसकी 4 हो गई।
इस कार्बन की देखो 1 इधर 3 इधर, 4 पूरी, इसकी देखो 3 इधर 1 इधर, और इस कार्बन की ऑटोमेटिक 4। तो यहाँ कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 है। तो 4 के लिए नाम क्या होता है? ब्यूट। ट्रिपल बॉन्ड के लिए नाम क्या होता है? आइन। दोनों की संधि हो गई, नाम हो गया ब्यूटाइन। तो इसे हाइड्रोकार्बन्स के नामकरण की पद्धति कहते हैं। उम्मीद है कि आप काफी कुछ इसके द्वारा समझ सकेंगे, लेकिन आपको इसे बहुत ध्यान से देखना होगा और मेरी कही गई बात को ध्यान से समझना भी होगा। यदि आप एक बार इसे याद कर लेते हैं या आप अच्छे से इसको समझ लेते हैं तो आपके लिए नामकरण का सिस्टम काफ़ी आसान हो जाएगा।